स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्लिनिकल पॉडकास्ट पे। दोस्तों आज के इस टॉपिक में जो है हम लोग बात करेंगे, इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो होगा आपका आरजीयू एमसीयू। अब आरजीयू और एमसीयू क्या होता है एक्चुअली, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि इस टेस्ट को हम लोग ब्लैडर को चेक करने के लिए, जो ये जो आपका यूरेथ्रा होता है उसको चेक करने के लिए करते हैं जनरली। इसमें क्या होता है कि मेडिसिन का यूज़ होता है, और इसको जो है हम लोग आपका जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है उसमें होता है, वो स्पेशल प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसमें हम लोग मेडिसिन का यूज़ करते हैं। एक तो होता है आपका प्लेन एक्सरे, ये भी एक एक्सरे ही है, लेकिन इसमें हम लोग मेडिसिन का यूज़ करते हैं, और जो ऑर्गन होता है उसको थोड़ा क्लियरली दिख जाता है वो चीज़, तो उसको देखने के लिए हम लोग करते हैं। तो उस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे, और इसमें हर एक चीज़ जानेंगे कि ये टेस्ट एक्चुअली है क्या, बहुत अच्छे तरीके से, एंड देन क्यों होता है, कंट्राइंडिकेशन क्या है, किस पेशेंट में किया जाता है, कैसे कैसे लोग में। जिसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मयंक भाई, और उनसे जानेंगे, क्योंकि इनको यहाँ पे बुलाने का रीज़न ये है कि ये बहुत सारे ऐसे पेशेंट से जो है डील कर चुके हैं, है ना, कि आरजीयू एमसीयू में बहुत ही ज़्यादा पेशेंट से डील किए हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनको पता है। तो ये शायद बताएं आपको, तो थोड़े अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मयंक भाई है हमारे साथ, उनका जो है थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अच्छा मयंक, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, जो आपका अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, एंड देन हम लोग उसको जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे आरजीयू एमसीयू टॉपिक। मेरा नाम मयंक कुमार है। हम अभी जो है ये डीएमआरटी जो है कर रहे हैं कोर्स, ये पीएमसीएस से ही। बस मेरा इतना ही शॉर्ट इंट्रो है। अच्छा, तो जैसे हम अभी अपने जो है व्यूअर को बताए हैं कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे आरजीयू और एमसीयू को, ठीक है। तो एक्चुअली ये आरजीयू और एमसीयू है क्या? बेसिकली देखा जाए तो आरजी और एमसी जो है एक एक्सरे का स्पेशल केस है। इसमें जो है आरजी का फुल फॉर्म देखा जाए तो रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम होता है, और एमसीयू का देखा जाए तो मैच्योरिटी सिस्टो यूरेथ्रोग्राम होता है। कैसे लोग में किया जाता है, जैसे अगर हम बात करें कि इसका इंडिकेशन क्या होता है, या फिर क्यों किया जाता है, किस तरीके के पेशेंट में ये होता है आरजीयू एमसीयू, और उसका पर्पस क्या होता है, तो आप थोड़ा सा अगर उसको एक्सप्लेन कर पाए तो बताएं कि ये इसका इंडिकेशन क्या होता है एक्चुअली, कैसे और क्यों किया जाता है ये। देखा जाए तो इसका इंडिकेशन में आपका ये यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कहीं दिखने के लिए मिल जाता है, या फिर कहीं सस्पेक्टेड यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, या किसी किसी पेशेंट में क्या होता है कि जो पेशाब की जो नली होती है उसमें क्या होता है कि पेशाब करने में प्रॉब्लम आती है, धीरे धीरे पेशाब होता है, उसका बूंद बूंद करके आता है, या फिर कभी पेल्विक ट्रोमा की कंडीशन में इस टेस्ट को रेफर किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है इस टेस्ट को करने के लिए। और बहुत सी होती है चीज़ इसमें कि ये यूरेथ्रल फिस्टुला अगर बन जाता है, इस कंडीशन में भी हम आरएमसी टेस्ट करते हैं। अच्छा, कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो इस टेस्ट को, यानी जो आपका आरजीयू एमसीयू टेस्ट है, उस टेस्ट को ऐसे पेशेंट में करते हैं जिनके साथ यूरेथ्रा का, और उसके बाद जो है आपका ब्लैडर का किसी तरीके का कोई दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है उसका यूरिन पास आउट हो रहा है, यूरिन पास करने में दिक्कत हो रहा है, या यूरिन में कोई जलन सी है, पेशाब करते समय जलन होता है, फिर यूँ कह ले कि दर्द फील होता है जब आप पेशाब करते हैं, तो उस केस में जो है जब आप डॉक्टर से मिलेंगे, जो है यूरो डिपार्टमेंट में मिलेंगे, तो वहाँ पे जो है हो सकता है कि आपको ये टेस्ट लिखा जाए और आपको बोले कि ये टेस्ट करवाना है। तो इसका मेन पर्पस यही है इस टेस्ट का, कि जो है अगर आपके पेशाब में जलन है, पेशाब करते समय दर्द होता है, या फिर लगातार पेशाब होता है ये कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, यानी बूंद-बूंद पेशाब होता है, तो इस केस में जो है जनरली इस टेस्ट को किया जाता है। अच्छा, इस टेस्ट को कब नहीं करवाना चाहिए पेशेंट को, या कब नहीं करते हैं हम? जैसे हम कई बार पेशेंट को पता नहीं होता कि ये टेस्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को ये चेक करना होता है कि इस टेस्ट को इस पेशेंट के साथ करना है या नहीं करना है, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। इसका कोई कंट्रा इंडिकेशन वगैरह होगा? इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन में देखा जाए तो अदर किसी पेशेंट का जो होता है यूटीआई होता है। यूटीआई मतलब होगा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इस कंडीशन में हम जो है अवॉइड करते हैं, इस टेस्ट को नहीं करते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो रिसेंटली कोई भी ये सर्जरी हुआ है, या फिर उस पेशेंट को जो कंट्रास्ट उसमें एलर्जी का कंडीशन आएगा, तो इस कंडीशन में हम इस टेस्ट को अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा, उस केस में अगर हम कर देते तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है, राइट? हाँ। इस वजह से हम लोग अवॉइड करते हैं। तो हम लोगों को ये भी देखना होता है कि हम जो जिस पेशेंट में ये टेस्ट कर रहे हैं, यानी आरजीएमसीयू कर रहे हैं, उसमें जो पेशेंट का कंडीशन है अभी फिलहाल प्रेजेंट में कैसा है, अच्छा है, नहीं है, उस टेस्ट को करने लायक है या नहीं है, यानी उसमें कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं है जो एक्टिव है, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी तरीके का कोई दिक्कत हो। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो पेशेंट होते हैं या जो उनके साथ आए हुए लोग होते हैं, उनसे हम पूरा रिपोर्ट मांगते हैं, चेक करते हैं कि इसमें इस तरीके का कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, ये कंट्रा इंडिकेशन क्यों होता है, थोड़ा सा मैं इसको बता दूं, क्योंकि मैं भी इसी डिपार्टमेंट से हूँ, तो कई बार मैं भी जो है सो देखता हूँ इन सब चीज़ों को। तो जैसे हम उसमें ना मेडिसिन डालते हैं, कंट्रास्ट डालते हैं जो हाईलाइट कर देता है उस पाथ को। जैसे अगर यूरेथ्रा में डाले तो यूरेथ्रा का जो पाथ होता है उसको हाईलाइट कर देता है। तो अगर उसमें इन्फेक्शन होगा और कंट्रास्ट जाता है तो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम बढ़ सकता है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उसमें हम लोग अवॉइड करते हैं कि कंट्रास्ट उस इन्फेक्शन तक ना जाए, इस वजह से जो है हम उसको कंट्रा इंडिकेशन मानते हैं, अवॉइड करते हैं इस चीज़ को करने से। ठीक है। अच्छा, पेशेंट जैसे कि किसी को आरजीयू एमसीयू करवाना है, कोई पेशेंट आपके पास आए तो उसको जो है आप क्या क्या बोलते हैं पहले, जैसे या फिर एकदम से टेस्ट तो नहीं होता है, जैसे मुझे पता है कि उसको हम पहले मेडिसिन देते हैं, फिर उसका प्रिपरेशन होता है, वो करने के लिए बोलते हैं। तो क्या होता है पेशेंट प्रिपरेशन में, क्या देखा जाए तो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हम लोग पेशेंट से जो है सारी बातों को उसको हम बता देते हैं, इन सभी बातों को जो इससे रिलेटेड होता है। और इसमें देखा ये चीज़ मेंशन किया जाता है कि उनको जो है सारी प्रक्रिया जो है प्रोसेस बता दिया जाता है कि आपको जो है ये जो फोलिस के थिएटर अगर आपके पेनिस में इंसर्ट किया जाएगा तो उस दरमियान थोड़ा सा पेन होगा, ये सभी प्रोसीड्यूर उनको बताया जाता है। और देखा जाए तो बेसिकली ये ज़्यादा पेनफुल टेस्ट नहीं होता है। और ये जो है थोड़ा सा अगर डाई डालते हैं उस समय कुछ महसूस था थोड़ा होता है, और ये नॉर्मली टेस्ट को किया जा सकता है। बहुत लिटिल सा पेन होता है, क्योंकि इस टेस्ट को हम लोग लगभग जो है डेली बेसिस पे करते हैं और 2-3 पेशेंट का होता ही है ऐसा। तो इसमें बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है। कई लोग जो है आते हैं तो इस बात से भी डरते हैं कि कितना दर्द होगा, या फिर ये जो सर्जरी जैसा प्रोसेस तो नहीं है जिसमें चीरा लगाया जाएगा। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। जैसे आप नॉर्मल भी कई बार होता है कि लोगों को जो है कैथेटर लगता है, क्यों? क्योंकि उसका यूरिन जो है उसमें ब्लैडर में रह जाता है, यूरिन रिटेंशन रहता है। तो उसको जो है पास आउट करवाने के लिए अगर यूरेथ्रा से नहीं हो पा रहा होता है तो हम लोग कैथेटर का यूज़ करते हैं। नॉर्मली भी पेशेंट को जो है सो दिया जाता है कई बार। तो उसी कैथेटर को इंसर्ट करके उस कैथेटर के थ्रू हम लोग जो है कंट्रास्ट को डालते हैं। प्रोसीजर को आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इस प्रोसीड्यूर में सबसे पहले कुछ ये स्पेशल जो है प्रोसीड्यूर में क्या होता है कि इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम सबसे पहले ये क्या होता है कि इसमें फ्लोरोस्कोपिक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। उसमें जो हम फोलिस कैथेटर लेते हैं, और फोलिस कैथेटर का जो साइज़ होता है वो भी डिपेंड करता है कि यूरेथ्रा का ओपनिंग किस टाइप का है। उसमें हम लोग 6 नंबर 8 नंबर फोलिस कैथेटर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ब्लडर बास का 60 एमएल का जनरल यूज़ करते हैं। और इसमें जो होता है इस एंटीसेप्टिक के रूप में बिटाडिन का यूज़ कर लेते हैं। और जेल जो होता है उससे हम इंसर्ट करने के लिए पुलिस में लगा कर ये यूज़ कर लेते हैं। उसमें कॉटन का यूज़ कर लेंगे। ये सभी इक्विपमेंट होता है। उसमें जो मेन इक्विपमेंट होता है उसमें फोर्सेप्स करके आता है, एल्ट्री फोर्सेप्स, इसका यूज़ कर उसी से इंसर्ट करते हैं हम यूरेथ्रा में। ये सारी इक्विपमेंट होती है। और इसमें क्या होता है, इस प्रोसीजर करने से पहले हम पेशेंट को जो है टॉप टेबल पर या फिर फ्लोरोस्कोपिक यूनिट पर जो है ये सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं, और उसमें एक स्कॉट फिल्म लिया जाता है। और स्कॉट फिल्म में ये देखा मेंशन किया जाता है कि उसमें उसका यूरिनरी ब्लडर को देखा जाता है। अगर अदरवाइज यूरिनरी ब्लडर पूरा खाली होता है फिर फर्दर हम आगे की ओर टेस्ट को प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर क्या करते हैं कि अब हम उसमें जो है पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में ही ऑब्लिक पोजीशन में जो है लेटाकर हम क्या करते हैं कि फोलिस कैथेटर को जो है ये यूरेथ्रा जो होता है पेनाइल पार्ट, वहाँ पर उसको जो हम लॉक करते हैं। और लॉक करने के दरमियान क्या करते हैं कि हम फिर उसमें कंट्रास्ट जो यूज करते हैं, उसमें कंट्रास्ट जनरली हम लोग अभी जो यूज करते हैं डेट्राजोइट मैग्नेमाइट एंड इसमें सोडियम, डेट्राजोइट सोडियम जो रहता है उसका कंपोजिशन रहता है, ट्राइजोग्राफ कंट्रास्ट यूज करते हैं। जनरली उसमें क्या करते हैं कि हम लोग 7 से 8 एमएल जो है पुश करके जो है आरजीयू का प्रोसीजर लेते हैं। और आरजीयू जब करते हैं तो उसमें हम लोग दो चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि पेनाइल और बल्बर ये दोनों जो है रीजन और इंटीरियर पार्ट जो उसको विजुअलाइज करते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग उसके ब्लडर की कैपेसिटी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, ब्लडर को फुल कर लिया जाता है। फुल करने के लिए जितना भी हो अब उसका कैपेसिटी उसके अनुसार हम लोग कंट्रास्ट डाई पुश करके कंट्रास्ट के साथ एनएस डाइल्यूट करके पुश कर लेते हैं। और उसमें क्या करते हैं ब्लडर को फुल कर लेते हैं। ब्लडर फुल करने के दरमियान क्या करते हैं फिर हम उनको फर्दर अगला जो है प्रोसेस करने वाले होते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि उसको एमसीयू करवाने वाले होते हैं। एमसीयू के दरमियान क्या करते हैं कि जो है एनाटॉमिकल पोजीशन के सिस्टमेटिक ढंग के अनुसार क्या करते हैं कि जब है यूरिन को जो है ब्लडर से यूरेथ्रा की ओर पास थ्रू करते हैं। जिसमें क्या होता है कि उसी दरमियान जो है हम लोग शूट करते हैं, इमेज लेते हैं। उसी दरमियान जब एमसीयू जैसे कि मैचुरेट करता है उसका यूरिन जो करता है पेशेंट, उस समय हम लोग जो है पेशेंट को जो है उसके साथ हम लोग शूट करते हैं, इमेज को लेते हैं और उस दरमियान देखते हैं। तो उसमें जो होता है दो चीज मेंशन करना जरूरी होता है कि प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनस, ये दो पार्ट हो पोस्टेरियर साइड से दिखता है, ये दोनों चीज की दिखनी। जैसे इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। उसमें हम लोग लगभग 6 से 8 इमेज देते हैं, राइट? टोटल हाँ। 6 से 8 इमेज देते हैं टोटल स्टार्टिंग से। यानी जब आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, एक्सरे का लगना स्टार्ट हो गया, यानी एक्सरे इमेज लेना स्टार्ट कर दिए, या तो वो नॉर्मल एक्सरे का मशीन हो उस पर लेते हैं या फ्लोरोस्कोपी पे लेते हैं।
तो उसमें हम लोग 6 से 8 इमेज देते हैं बना करके, ताकि जो डॉक्टर होते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग उसको देख करके रिपोर्टिंग कर सके उसका। ये होता है पूरा प्रोसेस। अच्छा, इन्होंने 2-3 पॉइंट्स ऐसे बताए थे जिनको जो है थोड़ा-सा मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग स्पॉट लेते हैं पहला प्लेन इमेज, तो इन्होंने बताया कि ब्लैडर को देखने के लिए लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है आपका रिकॉर्ड के लिए भी लेते हैं, उसको ब्लैडर देखने के लिए लेते हैं। उसमें पता चलता है हमें, मान लेते हैं कि किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन होता है बाद में, तो हम वो रिकॉर्ड के पर्पज़ से रखते हैं कि पहले इसका इस तरीके से था ये इमेज, अब ऐसा रह गया, तो क्या थोड़ा बहुत चेंजेज़ आया है। इसके पर्पज़ से भी लेते हैं। और उसके बाद फिर जो है आपका कंट्रास्ट वगैरह जो यूज़ करते हैं, वो शायद आयोडीनेटेड कंट्रास्ट होता है, राइट? आयोडीनेटेड कंट्रास्ट होता है, अगर नॉर्मल उसमें आप समझें तो, क्योंकि इन्होंने कंपोजिशन बताया तो शायद आपको पता ना चले इस चीज़ का, तो उसको हम लोग आयोडीनेटेड कंट्रास्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी इन्होंने जो बताया प्रोसीजर वही होता है, सिर्फ 6-7 इमेज लेते हैं अलग अलग टाइम पे। इस प्रोसीजर में टोटल लगभग हमें लगता है 30 से 35 मिनट का समय लग हाँ, जाता है। 30 से 35 मिनट के समय में अगर इसकी प्रयोग- पेशेंट में कोई दिक्कत ना हो तो हाँ, आसानी से जो है वो आपका कैथेटर, फॉलिस कैथेटर अंदर चला जाता है यूरेथ्रा में, तो उसके बाद 30 से 35 मिनट। लेकिन अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन है जिसमें जो है आपका अलग से स्पेसिमेन लगा हो, हाँ, या फिर इसमें कह सकते हैं कि आपका जो है फॉलिस कैथेटर अंदर ना जा रहा हो आपकी स्ट्रक्चर यूरेथ्रा हो, में। इस कंडीशन में फिर हम लोग को लिए हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। उसमें जो है लमसम 1 से 1.5 घंटे के बीच समय हम लोग का टेस्ट करने के लिए लग चला जाता है। जाता है। वैसे जनरली इस टेस्ट का टाइमिंग जो है वो टाइमिंग है आपका 30 मिनट मैक्सिमम कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो उस केस में ये जा सकती है। अच्छा, उसके बाद रिपोर्टिंग होता है। जैसे हमने कहा कि 6 से 8 इमेज देते हैं, तो डॉक्टर रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें जो भी उनका दिक्कत होता है, बाकी आगे फर्दर वो इनसे समझते हैं। अच्छा, मैं इन सब चीज़ों के बाद जैसे हम लोग डेली बेसिस पे इसको डील करते हैं ना, आरजीएमसीयू का जो पेशेंट है रोज़ डील करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे स्पेशल प्रोसीजर हैं जिसको हम लोग डील करते हैं, लेकिन यहाँ पे हर एक प्रोसीजर को डिस्कस करना जो है हमें नहीं लगता कि हो पाएगा। इसलिए एक टॉपिक जो है आपके बीच आता रहेगा, हम अलग-अलग जो है लोगों को बुलाते रहेंगे आपके सामने, और आप इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। जो पेशेंट अगर देख रहे हैं तो इनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये प्रोसीजर एक्चुअली क्या है, उसका नाम थोड़ा-सा भयंकर लगेगा आपको कि यार ये है क्या प्रोसीजर, राइट? लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि आप जो है उससे डरें, बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है। जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने बताया, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, बहुत लिटिल बिट पेन होता है, और ये ऐसा आपको फ़ील होगा जैसे नॉर्मल सा जो है इंजेक्शन लगता है जिस समय में थोड़ा-सा पेन होता है, उसी तरीके का फ़ील होगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जो है लोकल एनेस्थीसिया भी यूज़ करते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, राइट? तो हम अभी पूछ रहे थे इनसे कि जैसे हम लोग डेली बेसिस पे जो है पेशेंट से डील करते हैं, तो उस केस में कई बार क्या होता है कि पेशेंट ना मतलब थोड़े इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होते कि हम लोगों की बातों को समझ सके, तो कई बार जो है सो रोक-जोक भी हो जाते हैं। कभी कुछ ऐसा हुआ है किसी पेशेंट के साथ कि थोड़ा बहुत कोई इंसिडेंट कि मतलब वो चीज़ों को समझा नहीं प्रोसीजर को, और जो है सो बार-बार इस चीज़ को ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? कुछ अजीब-सा बिहेवियर रहा हो इस टेस्ट को लेकर के? हाँ, एक मेरे साथ ऐसा बिहेवियर हुआ था एक पेशेंट का। जब हम लोग फुल ब्लडर कर लिए थे, जब फॉलिस कैथेटर बाहर जो निकाल रहे थे, उस दरमियान क्या-क्या था, उसको हम बोले थे कि यूरिन को होल्ड करके रखना है, लेकिन वो क्या-क्या पेशेंट होल्ड ना करके वो पूरा धार में किया और मेरे जो पूरा फेस पर जो है, वो यूरिन उसका चला आया। उस दरमियान हम उस पेशेंट से कुछ तो नहीं बोले, लेकिन हम प्रोसेस को जो प्रोसीजर को पूरा पूरा अच्छे से किए। हम लोगों का क्या होता है कि हम लोगों के साथ ये सब थोड़ा बहुत होता रहता है ना, क्योंकि कई बार पेशेंट इस चीज़ को नहीं समझ पाता है। अब हम लोग करें भी तो करें क्या? हम लोग उन्हीं लोगों के लिए होते हैं, तो थोड़ा-सा पेशेंट को भी समझना चाहिए कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों के पास जो है ना, पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, पूरा उसके अकॉर्डिंग, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। पूरा इंस्ट्रक्शन होता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो हमें नहीं करना है वो हम नहीं करेंगे, किसी भी जो है सो कंडीशन में नहीं करेंगे। हम किसी और डिपार्टमेंट का, किसी और जगह का ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते, और ये हमारा काम नहीं है। जो हमारा काम है, आप सिर्फ़ उसके अकॉर्डिंग हमसे पूछेंगे, और उसके लिए अगर हमसे बात करते हैं, तो उसमें जहाँ तक हो सकता है हम लोग भरपूर हेल्प करने की कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसा लोग नहीं है जो नहीं आपकी मदद करेंगे। हम लोग आप ही लोगों के लिए होते हैं, तो कोई पेशेंट अगर देख रहे हैं, तो थोड़ा-सा कोऑपरेट करें प्लीज़ हम लोगों के साथ भी, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए ही होते हैं, और इस प्रोसीजर को अगर हम कुछ बता रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें। अच्छा, जैसे इन्होंने अभी अपना एक इंसिडेंट बताया कि किस तरीके से इनके साथ एक घटना हुआ है, ठीक है? इसको अभी जो है सो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है, या फिर जो हमें नेक्स्ट समझना चाहिए, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और इन्हीं से जानेंगे। अच्छा, जो हम लोग टेस्ट करते हैं, तो उसका रिजल्ट में क्या-क्या आ सकता है जनरली? क्योंकि वो जो रिपोर्ट होता है, वो तो डॉक्टर बनाते हैं, पर फिर भी हम लोग जैसे वहाँ पे रहते हैं, तो हम लोगों को पता चल गया है कि किस तरीके से रिजल्ट आ सकता है, या फिर इस पेशेंट में क्या दिक्कत हो सकता है। थोड़े बहुत तो नॉलेज है, तो हाँ, क्या-क्या? जनरली इसमें क्या होता है कि किसी-किसी पेशेंट में सस्पेक्टेड यूरेथ्रल फिस्टुला देखा जाता है, और ये क्या होता है कि अदर किसी पार्ट से कम्युनिकेट कर जाता है। जनरली हम अभी जितना केस किए हैं उसमें जनरली देखा गया है कि इसका एक ये होता है स्क्रोटम से उसका कम्युनिकेशन देखा जाता है।
ये इसका रिजल्ट में हम देखे हैं। और सस्पेक्टेड यूरेथ्रल फिस्टुला तो देखे ही, और किसी इसका का ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह भी होते हाँ, हैं ना, किसी किसी यूरेथ्रल के पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह। यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन भी देखा जाता है, जिसमें कि बहुत तरह से ये ब्लॉकेज टाइप के रुकावट ये शो कर देता है। ओके। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं उसके, है ना, राइट? जैसे जो प्रोसीजर हो गया तो कई बार हाँ प्रोसीजर के दौरान भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, या कई बार प्रोसीजर के बाद। बहुत ज्यादा तो नहीं, नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे कई लोगों को जो है कंट्रास्ट एलर्जी हो सकती कंट्रास्ट एलर्जी हो जाता है। इसमें क्या करना चाहिए कि उसको केस को जो है तुरंत उसी समय रोक देना चाहिए, अगर अदरवाइज नहीं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टाफ या डॉक्टर को हम लोग इसकी सूचना दे देते हैं। है। ये उसके बाद फिर जो हम लोगों से फर्दर प्रोसीड करना होता है, जैसे एंटी एलर्जिक एंटी मेडिसिन यूज एलर्जिक करते हैं। मेडिसिन वगैरह हम लोग यूज करके उस पेशेंट को जो तो हम लोग रेस्ट में रखते हैं, कॉमनली उसको ये धीरे धीरे करके उसको अच्छे से मैनेज करते हैं हम लोग। प्रोसीजर को स्टॉप करने का मतलब हो कि जैसे हम प्रोसीजर कर रहे हैं और किसी को जैसे कंट्रास्ट इंजेक्ट कर रहे हैं, राइट, और उस समय में पेशेंट को कोई दिक्कत होता है तो पेशेंट बताते हैं कि हमें इस तरीके से घबराहट हो गया, या फिर जो सो तेजी से सांस लेने लग जाते हैं, कई बार सांस में थोड़ा बहुत दिक्कत हो, या किसी तरीके का बेचैनी कह सकते हैं, राइट। तो सब मिलाकर के हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पेशेंट को किसी तरीके का कोई बेचैनी है जब हम कंट्रास्ट इंजेक्ट कर रहे हैं या इंजेक्ट करने के बाद, तो पेशेंट अगर हमसे बताते हैं कि इस तरीके का दिक्कत हो रहा है उनके साथ, तो हम लोग उस प्रोसीजर को वहीं स्टॉप करते हैं। बताया कि एक होता है हिमेटोरिया, ब्लड के यूरिन के साथ जो है ब्लड आता है जब आपका एमसीयू हो रहा होता है, तो उस केस में क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, ब्लड आने का क्या होता है जनरली, अगर आप बताना चाहें तो। इसमें हमको देखा जाए, जहाँ आइडिया लग सकता है कि इसमें किसी पाथवे जो होता है यूरेथ्रल का, उसमें फिस्टुला टाइप के बन जाता है। उस दरमियान क्या होता है कि ब्लड के ये यूरिन के साथ जो है ब्लड का आना ये होता जैसे है। हम लोग पॉलिश बाहर निकालते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो यूरिन के साथ ब्लड जो है थोड़ा बहुत बाहर आने लग जाता है, या छोटा सा अगर बहुत माइल्ड सा स्ट्रिक्चर बन गया तो उसको जैसे हम लोग कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं तो वह स्ट्रिक्चर जो है खुलता है, इसकी वजह से भी कई बार ब्लड जो है यूरिन के साथ आने लग जाता है। तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा रेस्ट करिए 1 डेढ़ घंटे तक, उसके बाद फिर वो अपने आप मैनेज हो जाता है। हाँ, अगर आप में किसी तरीके का जैसे कंट्रास्ट एलर्जी है तो उस केस में जो है डॉक्टर को बताने के बाद फिर जो भी फर्दर प्रोसीजर होता है वो करते हैं। अभी तक तो कंट्रास्ट एलर्जी आरजी और एमसीयू में नहीं देखा गया, और ना ही बहुत मतलब रेयर केस में ऐसा है। बहुत ही रेयर होता है। अदरवाइज हम 100 पेशेंट का कर रहे हैं तो उसमें से एक पेशेंट का ऐसा हो सकता है। जनरली इसमें कॉन्ट्रास्ट एलर्जी का कोई चांसेस नहीं होता हाँ, है। कंट्रास्ट एलर्जी जो है बहुत बड़ा पैनिक होने वाला चीज भी नहीं है, वो बहुत अपने आप से भी मैनेज किया जा सकता है। अगर हम प्रोसीजर रोक देते हैं 5 से 10 मिनट में वो कॉम्प्लिकेशन हाँ, खत्म हो तो जाता है। पेशेंट फिर उस कंडीशन में नॉर्मल हो जाते हैं। तो उस केस में जो अगर आप पेशेंट है तो आप घबराना नहीं चाहिए कि इस तरीके का कोई दिक्कत होता है। आप जहाँ टेस्ट वो हो रहा होता है ना, वो एक पूरा यूनिट होता है, हॉस्पिटल होता है बहुत बड़ा, और उस हॉस्पिटल के अंदर हर एक प्रकार के डॉक्टर होते हैं। तो अगर किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो डॉक्टर होते हैं आपके साथ वहीं पे मैनेज करने के लिए उसको। वैसे कॉम्प्लिकेशन बहुत कम रेयर होता है, और जो कॉम्प्लिकेशन होता है तो वहीं पे मैनेज हो जाता है। 5 10 मिनट 20 मिनट आप रेस्ट करेंगे, एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेते हैं, खत्म होता है तो कॉम्प्लिकेशन। इस बात से घबराना नहीं है। अगर आपको ये टेस्ट बताया गया है, लिखा गया है, आपको करवाना है तो आप जरूर करवाइए इस टेस्ट को। अदरवाइज आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, अगर पेनिस में जलन टाइप की है, इस केस को जरूर से जरूर करवाइए, क्योंकि इसमें आगे चल के बहुत ही प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। इसीलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा कुछ पेनफुली नहीं है। आप लोग जरूर से जरूर करवा लीजिए, अदरवाइज आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। हाँ, वो मतलब आप इस सब चीज को लेकर के बाहर आए, बताए डॉक्टर को, है ना। बिना इस टेस्ट के आप आगे कुछ और जो है मेडिसिन भी नहीं ले सकते, या ना डॉक्टर करेंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे तो टेस्ट लिखते हैं। तो ये थे आज के टॉपिक, और इस टॉपिक को हम लोग यही समाप्त करते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू।